हाँ जी, अपना जेनेटिक्स का अपने आर्टिकल चौथा स्टार्ट कर रखा था और इसके अंदर अपन बात कर रहे थे ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर के बारे में। पिछली जो 2 क्लासें इस टॉपिक की हुई है उसके अंदर अपन ब्लड ग्रुप के बारे में अपन विस्तार से स्टडी कर चुके हैं और अपन जान चुके हैं कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है, इसमें एलील की संख्या कितनी होती है, जीनोटाइप की संख्या कितनी होती है, फिनोटाइप की संख्या कितनी होती है और कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है और किससे ले सकता है, सब बातें अपन डिटेल में कर चुके हैं। और यहां से जितने भी न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं ब्लड ग्रुप से संबंधित उनकी भी अपन बात कर चुके हैं। अब अपन बात करते हैं किसकी, आरएच फैक्टर की। तो अपना जो टॉपिक रहने वाला है आज की क्लास का, सबसे पहले तो आपको हेडिंग यहां से क्या डालनी है ध्यान देने की कोशिश करना। हेडिंग आज की रहने वाली है आरएच फैक्टर। और फैक्टर को आपको सभी पता है हिंदी के अंदर अपन क्या बोलते हैं भाई, इसको कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कारक। इसके बारे में अपन बात करते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं। पहले मैं आपको समझा देता हूं कंप्लीट, फिर अपन लिखने की कोशिश करेंगे। इधर देखिएगा, अपने जब रक्त समूह का जब अपने विभाजन किया था तो अपने पढ़ा था कि जो आरबीसी है, इस आरबीसी की सरफेस पर सामान्यतः 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। एक एंटीजन ए होता है और एक एंटीजन बी होता है। और ये 2 प्रकार के जो एंटीजन होते हैं इन्हीं के आधार पर अपने रक्त समूह को 4 भागों में विभाजित किया था कि जिसकी आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए होता है मतलब रक्त समूह कौन सा है, ए। जिसमें एंटीजन बी होता है रक्त समूह कौन सा है, बी। और जिस पर दोनों प्रकार के एंटीजन होते हैं वो रक्त समूह ए बी होता है। और जिस पर किसी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं पाया जाता वो रक्त समूह कौन सा होता है, ओ वाला होता है। वो तो अपने बात की थी रक्त समूह की। आज अपन यहां पर क्या पढ़ने जा रहे हैं, आरएच फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आरएच फैक्टर भी, अगर मैं इसकी भी बात करना चाहूं ना तो ध्यान देने की कोशिश करना, आरएच फैक्टर की भी अगर बात करें तो यह भी आरबीसी की सरफेस पर पाया जाने वाला एक प्रकार का एंटीजन ही है। बताओ क्या है ये, एक प्रकार का एंटीजन ही है। और एंटीजन को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिजन बोलते हैं। या फिर अपन बोल सकते हैं कि आरएच फैक्टर एक प्रकार की प्रोटीन है। बताओ क्या है, प्रोटीन। और पाई कहां पर जाती है, आरबीसी की सरफेस पर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, आरबीसी की सरफेस पर। और इसी के आधार पर, इस एंटीजन के आधार पर ही जिस व्यक्ति की आरबीसी की सरफेस पर आरएच फैक्टर या ये जो आरएच का जो एंटीजन है ये पाया जाता है उसको तो अपन सामान्य तक बोल देते हैं आरएच पॉजिटिव। बताओ क्या बोल देते हैं, आरएच पॉजिटिव। और जिसके ऊपर ये आरएच फैक्टर एब्सेंट होता है आरबीसी की सरफेस पर उसको अपन क्या बोल देते हैं, आरएच नेगेटिव बोल देते हैं। ध्यान देने की कोशिश करना, आपने कहीं पढ़ा होगा कि आरएच फैक्टर सामान्यतः 2 टाइप के होते हैं, एक आरएच पॉजिटिव होता है और एक आरएच नेगेटिव होता है। मैं बताता हूं आपको कि ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मली जिसके ऊपर एंटीजन पाया जाता है उसको तो अपन क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव। और जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसको अपन क्या बोल देते हैं, नेगेटिव। मतलब नेगेटिव, ये इस आरएच नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं। ये आपको ये बताना चाह रहा है कि इस आरबीसी की सरफेस पर आरएच फैक्टर क्या है, एब्सेंट है। मेनली अगर बात करें तो यहां पर ओनली फॉर ओनली क्या है, आरएच पॉजिटिव ही है। और इसका मतलब क्या होता है कि इस आरबीसी की सरफेस पर ये आरएच फैक्टर क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, इस आरएच फैक्टर की खोज वगैरह की अगर अपन बात करें तो पिछली क्लासों में अपन पढ़ चुके हैं कि 2 वैज्ञानिक थे, एक था लैंड स्टीनर और एक था विनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस आरएच फैक्टर की क्या की थी, उन्होंने खोज की थी। क्या की थी, खोज। और ध्यान देने की कोशिश करना, इस आरबीसी इस आरएच फैक्टर को सबसे पहले जिस मंकी के ऊपर इसकी खोज हुई थी उसका नाम था रिसस। क्या नाम था, रिसस मंकी की आरबीसी की सरफेस पर इस आरएच फैक्टर को सबसे पहले देखा गया। ध्यान देना, ये रिसर्च नहीं है, ये क्या शब्द है, ये है रिसस। और मंकी को अपन हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, आप सभी को पता है, बंदर बोलते हैं। ध्यान देने की कोशिश करना, इस रिसस की भी अगर अपन बात करें ना तो ये एक प्रकार की बंदर की एक प्रजाति है। बताओ क्या है, प्रजाति। और इस बंदर की इस प्रजाति के ऊपर, इस प्रजाति के अंदर भी इसकी जो आरबीसी है, इस आरबीसी की सरफेस के ऊपर लैंड स्टीनर एंड विनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले एक फैक्टर को पाया, एक एंटीजन की उन्होंने खोज की और उसी का नाम क्या था, आरएच फैक्टर। देखो नाम भी यहीं से ही पड़ा है, ध्यान देने की कोशिश करना। इस रिसर्च शब्द को आप ध्यान से देखोगे तो इसके स्टार्टिंग के जो 2 शब्द है आर और एच, इनसे इसका नाम क्या दे दिया, आरएच फैक्टर नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया भाई, आरएच फैक्टर। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो रिसर्च है ये एक प्रकार की बंदर की क्या है, प्रजाति है। और अगर मैं इसके वैज्ञानिक
नाम की अगर बात करूं तो ध्यान देने की कोशिश करना, थोड़ा सा अजीब सा नाम है, लेकिन आप एक दो बार पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। आपसे आज के बाद में पूछ लिया जाए कि रिसस मंकी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आपको बताना है इसका वैज्ञानिक नाम होता है मक्काका मुलाटा। क्या नाम होता है इसका वैज्ञानिक? मक्काका मुलाटा। मतलब बंदर के लिए, ओनली मंकी के लिए अगर आपको कहीं पर भी वैज्ञानिक टर्म मिलेगी तो वो आपको क्या मिलेगी? मक्काका मिलेगी। और इसकी एक विशेष प्रजाति जिसका नाम क्या है? रिसस, उसके लिए यहां पर शब्द क्या आता है? मुलाटा शब्द आता है। ये मैंने आपके सामने ध्यान देने की कोशिश करना, ये मैंने यहां पर जो टर्म लिखी है, ये मैंने क्या लिखा है? यहां पर वैज्ञानिक नाम लिखा है। क्या लिखा है भाई? वैज्ञानिक नाम। और ये वैज्ञानिक नाम भी स्पेशल कौन सी प्रजाति की बात कर रहा हूं मैं? रिसर्च की बात कर रहा हूं। रिसर्च मंकी का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है मक्काका मुलाटा। ठीक है, अपनी यहां तक बात हो गई। इसी बात को अपन आगे बढ़ाते हैं, ध्यान देने की कोशिश करना। इन एंटीजन या प्रतिजन की भी अगर अपन बात करें तो ये भी सामान्यतः आरएच फैक्टर के अंदर 6 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। बताओ कितने प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं? 6 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। और 6 प्रकार के होते कौन कौन से? आपको याद रखना है सी, डी और ई। ये तो आपको कैपिटल अक्षर में ध्यान रखना है। फिर आपको इन्हीं 3 को स्मॉल कर देना है, स्मॉल सी, स्मॉल डी एंड स्मॉल ई। ये जो 6 प्रकार के है ना, यहां पर आरएच फैक्टर के क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं। लेकिन इन 6 में से भी अगर मैं बात करूं तो लगभग सबसे ज्यादा पाया जाने वाला या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई एंटीजन है, उसका नाम है कैपिटल डी। क्या है? कैपिटल डी। इसका मतलब अपन ये भी बोल सकते हैं कि जिस व्यक्ति की आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन डी पाया जाता है वो तो आरएच पॉजिटिव है, और जिसकी आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन डी अब्सेंट होता है वो क्या होता है? आरएच नेगेटिव होता है। क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला जो एंटीजन है, उस एंटीजन का नाम भी क्या है प्यारे दोस्तों? उसका नाम ही यहां पर क्या है? एंटीजन डी है। ठीक है, इसी कड़ी के अंदर ध्यान देने की कोशिश करना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो भी अपने पूरे विश्व की जो जनसंख्या है, इस विश्व की जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें ना, तो यहां से 85% लोगों के अंदर तो क्या पाया जाता है? ये फैक्टर पाया जाता है। मतलब अपन बोल सकते हैं पूरे विश्व के अंदर 85% लोग तो कैसे होते हैं? आरएच पॉजिटिव होते हैं। और अगर मैं बात करूं 15% लोगों की, तो ध्यान देने की कोशिश करना, ये क्या होते हैं? आरएच नेगेटिव होते हैं। इसी डाटा को अपन इंडिया के अकॉर्डिंग देखें, मतलब अपन भारतीय जनसंख्या की अगर बात करें ना, तो आपको ध्यान रखना है लगभग 94 से 95% जो लोग होते हैं ना, वो तो होते हैं आरएच पॉजिटिव, और लगभग 5 से 6% जो लोग होते हैं ये क्या होते हैं? आरएच नेगेटिव होते हैं। मतलब आप जो भी मान लीजिए आप 100 लोग हो, ठीक है, उन 100 लोगों में से लगभग 94 से 95 लोगों के अंदर तो ये जो एंटीजन है, एंटीजन डी, ये पाया जाता है। मतलब आप क्या हो? आरएच पॉजिटिव हो। और आप में से 100 लोगों में से 5-6 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके अंदर एंटीजन डी नहीं पाया जाता। मतलब आप क्या हो भाई? आरएच नेगेटिव हो। ठीक है, ये अपने सिंपल सिंपल सी इसकी जो भी बेसिक बातें थी वो अपन ने पढ़ ली। फिर अपन आगे बात करने वाले हैं कि इस आरएच फैक्टर की अगर बात करें तो इससे संबंधित एक बीमारी या एक डिजीज भी पाई जाती है जिसका नाम होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, जो आरएच कारक से संबंधित है, इसलिए इसको अपन आरएच डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? आरएच डिजीज भी बोलते हैं। इसके बारे में भी अपन चर्चा करने वाले हैं कि जब मेल आरएच पॉजिटिव वाला होता है और फीमेल आरएच नेगेटिव वाली होती है, ऐसी कंडीशन में इनसे जो संतान उत्पन्न होती है, उनमें जो प्रथम संतान होती है वो तो सामान्य होती है, लेकिन जो द्वितीय संतान होती है उनके अंदर आरबीसी की कमी होने की वजह से पहले ब्लड की कमी होती है, मतलब एनीमिया होता है, फिर उसके अंदर पीलिया या जॉन्डिस होता है, और अंत के अंदर उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। वो किस प्रकार से होती है? क्यों पहला बच्चा जीवित रहता है और सेकंड बच्चे की मृत्यु होती है, ऐसा भी क्यों? उसकी भी अपन बात करने वाले हैं। उससे पहले इसकी जो भी अपन ने बेसिक बातें पढ़ी है उनको अपन एक बार के लिए नोट कर लेते हैं। तो आप भी मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश करना। इधर देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या बताना है? यहां से आपको बताना है कि जो आरएच फैक्टर होता है ना, आरएच फैक्टर, आरबीसी जिसको आप क्या बोल सकते हो? लाल रक्त कणिका या कोशिका बोल सकते हो, एक ही बात है। आरबीसी की सतह पर पाया जाने वाला एंटीजन
या प्रोटीन होती है, प्रोटीन होती है जिसको सर्वप्रथम रिसस मंकी की आरबीसी पर देखा गया, इसलिए इसे आरएच फैक्टर कहते हैं। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं भाई, आरएच फैक्टर बोलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, रिसर्च बंदर की एक प्रजाति है जिसका वैज्ञानिक नाम मक्का मुलाटा होता है। मक्का का मुलाटा होता है, किसका, रिसर्च मंकी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मक्का का मुलाटा। ठीक है, और यहां पर रिसर्च के अंदर अगर अपन बात करें आरएच, तो यहां से क्या लिया गया है भाई, ये इस फैक्टर का नाम लिया गया है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, आरएच फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, आरएच फैक्टर। अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखने की कोशिश करना। अगले फैक्ट की अपन बात करते हैं, यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट, और अगला फैक्ट आपको क्या बताना है कि जिस व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर आरएच फैक्टर पाया जाता है, उसे आरएच पॉजिटिव, वह जिसकी आरबीसी की सतह पर आरएच फैक्टर अनुपस्थित होता है, उसे आरएच नेगेटिव कहते हैं। मतलब सिंपल सा मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, इधर देखना। जो आप यहां से दो टाइप पढ़ते हो कि एक तो क्या होता है भाई, आरएच पॉजिटिव होता है, और एक यहां पर क्या होता है, आरएच नेगेटिव। तो इसका मैं आपको मतलब बताना चाह रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि आरबीसी की सतह पर आरएच एंटीजन या फैक्टर उपस्थित है, और अगर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सा, आरबीसी की सतह पर आरएच एंटीजन अनुपस्थित है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अपन ने क्या बात की थी, अपन एक साइड में तो बात कर लेते हैं किसकी, विश्व की जनसंख्या की। ठीक है,
और एक साइड में अपन बात कर लेते हैं भारतीय जनसंख्या की। भारतीय जनसंख्या की, ठीक है। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां पर विश्व के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो लगभग अगर मैं बात करूं तो 85% जो लोग हैं वो तो यहां पर क्या मिलेंगे आपको, आर एच पॉजिटिव, मतलब आर एच फैक्टर पाया जाता है। और लगभग 15% लोग यहां से आपको क्या मिलेंगे, आर एच नेगेटिव, मतलब यहां पर आर एच फैक्टर नहीं पाया जाता। इंडिया के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो आपको ध्यान रखना है लगभग 94 से 95% जो लोग होते हैं ना, ये तो यहां पर क्या होते हैं भाई, आर एच पॉजिटिव होते हैं। और अगर अपन बात करें किसकी, 5 से 6% लोगों की, तो ये सामान्यतः आपको क्या देखने को मिलते हैं, आर एच नेगेटिव देखने को मिलते हैं। यही बातें अपन ने यहां से देखी थी, वो डाटा मैं आपके सामने लिख दिया है, ध्यान देने की कोशिश करना। एक बार इसको फिर से पढ़िएगा, आपके पूरा जो है ना साथ साथ में ही समझ में आ जाएगा। साथ में आपके नोट्स यहां से क्या होने वाले हैं भाई, कंप्लीट होने वाले हैं। हाँ जी ये अपने यहां से बेसिक बातें की थी, ठीक है। इसके बाद में अपने अगली क्या बात की थी, ध्यान देने की कोशिश करना। जो अपने समझा है वही मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं। आपको क्या बताना है कि आर एच फैक्टर में कुल 6 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। और वो 6 प्रकार के कौन कौन से हैं, कैपिटल सी, डी, ई, स्मॉल आपको ध्यान रखना है सी, डी एंड ई। और इनमें से भी सबसे ज्यादा कोई पाया जाता है तो उसका नाम क्या है, तो आपको इसके बारे में भी अपन लिख लेते हैं, ध्यान देने की कोशिश करना। इधर देखिएगा, यहां पर आपको बताना है कि इन 6 में से 6 में से सबसे ज्यादा या फिर लगभग लगभग पाया जाने वाला एंटीजन डी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका शाब्दिक मतलब की अगर अपन बात करें ना तो आप सिंपल सा क्या बोल सकते हो, अर्थात जिस व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर एंटीजन डी पाया जाता है उसे आर एच पॉजिटिव तथा जिसकी आरबीसी की सतह पर एंटीजन डी अनुपस्थित होता है उसे आर एच नेगेटिव कहते हैं।
उसे अपन क्या बोलते हैं भाई, RH नेगेटिव। ये यहां से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट एक बीमारी होती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। पहले तो उसके जितने भी अन्य नाम है वो मैं यहां पर आपको लिखाने की कोशिश करता हूं, उनकी डेफिनेशन भी मैं लिखाता हूं आपको, लेकिन वो आपके समझ में नहीं आएगी। कुछ समय बाद में जब उसकी अपन कंप्लीट मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आपके माइंड में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ध्यान देने की कोशिश करना। एक बीमारी होती है, उसका नाम लिखते हैं सबसे पहले तो, और आपको क्या बताना है कि RH फैक्टर से संबंधित, RH फैक्टर से संबंधित इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, हिंदी में भी मैं लिख देता हूं, इरिथ्रो भी अपन बोलते हैं, एरिथ्रो भी बोलते हैं, एक ही बात है। एरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटेलिस नामक बीमारी होती है। ये बीमारी क्या है इसके बारे में अपन जानते हैं, ध्यान देने की कोशिश करना। तो अब अपना इस RH फैक्टर से संबंधित है यहां पर जो पोर्शन जो भी बचा है वो पूरी की पूरी बात किसके बारे में होने वाली है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के बारे में होने वाली है। तो अपन यहां से हेडिंग ही क्या डाल देते हैं, ध्यान देने की कोशिश करना। अपन बात किसकी कर रहे हैं, इरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटेलिस की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको पहले वैसे बता चुका हूं नॉर्मल, बाकी अपन फिर से इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बार लिख लेते हैं, ध्यान देने की कोशिश करना। आपको क्या बताना है, आपको सिंपल सा बताना है कि जो भ्रूण या जो एम्ब्रियो होता है, जिसको अपन एम्ब्रियो बोल सकते हैं, कि RBC नष्ट होने की वजह से, नष्ट होने की वजह से पहले एनीमिया मतलब ब्लड की कमी, एनीमिया व पीलिया का होना, पीलिया का होना तथा अंत में भ्रूण की मृत्यु हो जाना ही एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहलाता है। इसके अपन अन्य नाम की बात करते हैं, ध्यान देने की कोशिश करना। आपको क्या बताना है, सिंपल सा बताना है कि यह बीमारी RH फैक्टर से संबंधित है, RH फैक्टर से संबंधित है। जब RH पॉजिटिव नर का विवाह RH नेगेटिव वाली मादा के साथ होने पर उसकी संतान में यह बीमारी
देखने को मिलती है। अतः इसे RH डिजीज भी कहते हैं। अतः इसे RH डिजीज भी कहते हैं। अगली बात आपको यहां से इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखनी है, ध्यान देने की कोशिश करना। यह बीमारी सामान्यतः माता और भ्रूण में RH फैक्टर की असंगति की वजह से उत्पन्न होती है। अतः इसे RH इनकम्पेबिलिटी, हिंदी में लिख देता हूं मैं, ध्यान देने की कोशिश करना। मैंने अभी समझाया नहीं है, ओनली मैं इसके अन्य नाम यहां पर लिखने की कोशिश कर रहा हूं। क्या बोलते हैं इसको? RH इनकम्पेबिलिटी भी कहते हैं। एक फैक्ट अपन और लिख लेते हैं, फिर ये सभी नाम आपको याद भी होंगे और बिल्कुल आपके यहां से समझ में भी आएगा। अगले फैक्ट की अपन बात करते हैं, ध्यान देने की कोशिश करना। अगला फैक्ट, और वो भी आपके सामने, इधर देखिएगा। अगली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि यह बीमारी नवजात की आरबीसी के नष्ट होने या खत्म होने की वजह से उत्पन्न होती है। अतः इसे हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, जिसको अपन शॉर्टकट में बोलते हैं HDN। H का मतलब हेमोलाइटिक, D का मतलब यहां पर डिजीज और N का मतलब क्या है? न्यूबॉर्न भी कहते हैं। ये इसके कंप्लीट जितने भी अन्य नाम थे वो मैंने कंप्लीट और उनकी डेफिनेशन के साथ आपके सामने लिख दिए। अब मैं समझाता हूं, आप समझने की कोशिश करना, मेरे साथ मन से जुड़ने की कोशिश करना। इधर देखिएगा, इसका सबसे पहला मेरे को ये बताओ, इसका जो मेन जो नाम है इस बीमारी का, वो क्या नाम है बताओ? तो वो अपन ने लिखा था यहां पर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। यही लिखा था ना? अरे यही लिखा था ना अपन ने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ये बताओ, इरिथ्रो या एरिथ्रो जो शब्द है ना, ये किसके लिए यूज होता है? तो आप सभी जानते हो कि सर ये जो शब्द है ना, ये सामान्यतः अपन यूज करते हैं आरबीसी के लिए। क्योंकि आप जब फिजियोलॉजी के अंदर जब ब्लड वाला चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पर आप पढ़ते हो कि ब्लड के अंदर सामान्यतः 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक आरबीसी होती है, एक डब्ल्यूबीसी होती है, और एक क्या होती है? प्लेटलेट्स। इनके आप अन्य नाम भी पढ़ते हो, बिल्कुल पढ़ते हो या नहीं पढ़ते? आरबीसी को आप इरिथ्रोसाइड या एरिथ्रोसाइड बोलते हो, डब्ल्यूबीसी को आप ल्यूकोसाइड बोलते हो, और प्लेटलेट्स को आप थ्रोम्बोसाइड बोलते हो। साइड का मतलब साइटो जो शब्द है वो आपको पता है कोशिका से संबंधित होता है, इसीलिए तो अपन कोशिका की स्टडी को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। इसका मतलब है ये जो एरिथ्रो शब्द है ये किससे संबंधित है? आरबीसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? आरबीसी से संबंधित है। और यहां पर ब्लास्टोसिस जो शब्द है इसका मतलब है ब्लास्ट हो जाना, मतलब क्या हो जाना? इसका नष्ट हो जाना। और जो फिटेलिस शब्द है ना, जो शब्द बना
बना है फिटस से। किससे बना है? फिटस से। और फिटस शब्द किसके लिए यूज होता है? बच्चे के लिए। और जब ये फिटस से पहले वाली जब एज में होता है तो इसको अपन एम्ब्रियो या क्या बोल देते हैं? भ्रूण बोल देते हैं। इसका मतलब अपन को इस नाम से ही समझ में आ रहा है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस है क्या। तो ये एक प्रकार की किस प्रकार की बीमारी है? इसकी अगर डेफिनेशन की आप बात करो तो आप बोल सकते हो कि भ्रूण या एम्ब्रियो की आरबीसी का नष्ट होने की वजह से। और आपको पता है कि जब इसकी आरबीसी नष्ट होगी, आपको पता है कि ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाने वाली कोई कोशिका है तो उसका नाम क्या है? आरबीसी है। और आपको यह भी पता है कि आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। और उस हीमोग्लोबिन की वजह से ही आरबीसी का जो रंग होता है ना, वो कैसा होता है प्यारे दोस्तों? लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं इस आरबीसी की, तो अगर ये आरबीसी नष्ट हो गई तो इस एम्ब्रियो या भ्रूण के शरीर के अंदर बताओ ब्लड की कमी होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और जब रक्त की कमी हो जाती है उसको अपन बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया। और जब शरीर में आरबीसी या रक्त की कमी हो जाएगी तो बताओ इसके पीलिया या जॉन्डिस होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। पीलिया के कुछ सिम्टम तो आप भी जानते हो, जैसे आपको पता है कि शरीर के अंदर पहले एनीमिया की कंडीशन होती है। और जब एनीमिया और पीलिया एम्ब्रियो स्टेज में हो गया, इसका मतलब क्या है कि एंड के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इसी बीमारी को अपन क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस बोलते हैं। ठीक है, फिर अगली बात ध्यान देने की कोशिश करना, ये आप बचपन से आपने कभी पहले भी पढ़ा है तो ये आप याद करते आ रहे हो कि है ना, मेल तो क्या होता है? RH पॉजिटिव। और जो फीमेल होती है वो यहां पर क्या होती है भाई? RH नेगेटिव होती है। तभी ये बीमारी क्या होती है? उत्पन्न होती है। ये आपका रटा हुआ है पहले का, क्योंकि आपने बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसका रियल रीजन क्या है। आपके सामने जब कंडीशन रखी जाती है कि क्या मेल RH पॉजिटिव और फीमेल भी RH पॉजिटिव, तो ये बीमारी होगी क्या? तो आप बोल देते हो नहीं। जब आपके पास में ये कंडीशन रखी जाती है कि मेल RH पॉजिटिव है और फीमेल RH नेगेटिव है, तो ये बीमारी होती है क्या? तो बिल्कुल आपने याद कर रखा है और आप बता देते हो हाँ। ऐसा क्यों? उसका रीजन भी अपन पढ़ने वाले। ठीक है, लेकिन इतना तो आपको पता लग गया कि ये जो बीमारी है ना, ये संबंधित तो किससे है? RH फैक्टर से संबंधित ही है। इसलिए इसका अपन अन्य नाम क्या दे देते हैं? इसको अपन RH डिजीज भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? RH डिजीज। अगली अगर मैं बात करूं तो इधर देखना, ये बात थोड़ी अभी आपके कम समझ में आएगी, जब इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब आपको कंप्लीट तरीके से समझ में आ जाएगी। लेकिन मेनली अगर मुख्य बात अपन देखें ना, तो ये RH फैक्टर के अंदर जो असंगति पाई जाती है वो मां और बच्चे के बीच में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? मां और बच्चे के बीच में। वास्तविक रूप से देखें ना, क्योंकि ये जब मैं आपको मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा, अभी कम समझ में आपको आएगा, लेकिन फिर भी अपन कोशिश करते हैं। यहां पर अगर असंगति की अगर बात करें ना, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? इनकम्पेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकम्पेबिलिटी। ठीक है, इसलिए इस बीमारी का अन्य नाम अपन क्या दे देते हैं? RH इनकम्पेबिलिटी। ठीक है, अगली टर्म की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देने की कोशिश करना। यहां पर मैं बातों के अंदर उन दो को आपको समझा दिया है, फिर से मैं कोशिश करता हूं। इधर देखिएगा, पहला नाम तो आपने यही पढ़ा था, बताओ क्या पढ़ा था? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। अगले की अगर मैं बात करूं तो अपन ने सिंपल सा बोला है RH डिजीज। और आप सभी को पता है कि RH फैक्टर से क्या है? संबंधित है, इसलिए इसको अपन ने क्या बोल दिया है? RH डिजीज बोल दिया है। और इसके अंदर कंडीशन भी अपन ने याद कर ली है कि बीमारी तभी होता है जब मेल तो क्या होता है भाई? RH पॉजिटिव होता है। और अगर अपन बात करें किसकी प्यारे दोस्तों? फीमेल की, तो ये सामान्यतः क्या होती है? RH नेगेटिव होती है। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन। इधर देखिएगा, अगले टर्म की अगर मैं बात करूं या इसके अन्य डिजीज का अन्य नाम की अगर मैं बात करूं, तो मैंने यहां पर एक अजीब सा नाम लिखा है, और वो मैंने क्या लिखा है? इनकम्पेबिलिटी। और इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि सामान्यतः जो माता है और उसका जो एम्ब्रियो या भ्रूण है, इन दोनों के बीच में क्या पाई जाती है? असंगति पाई जाती है। मतलब इनका जो है ना RH फैक्टर है ना, वो पॉजिटिव नहीं है, समान नहीं है, नेगेटिव नहीं है। एक का पॉजिटिव है और एक का क्या है? नेगेटिव। अब आप सोच रहे हो कि सर अभी तो आप बता रहे हो कि नर और मादा का होता है, अब आप बच्चे की बात कर रहे हो, लेकिन जब इनकी संतान उत्पन्न होगी तो बताओ जो मेल वाला जो पॉजिटिव है वो संतान में जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। मतलब इनकी संतान भी उत्पन्न होगी ना, तो उसमें भी संभावना रहेगी कि वो क्या होगी? RH पॉजिटिव। अब संतान
RH पॉजिटिव है और उनकी माँ क्या है RH नेगेटिव, तो दोनों के बीच में असंगति हो गई ना, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं RH इनकम्पेबिलिटी। ठीक है, और अगला सिंपल सा ध्यान देने की कोशिश करना, इसका लास्ट नाम की अगर मैं बात करूं तो इसका लास्ट नाम मैंने आपको बताया HDN। ठीक है, जिसके पूरे नाम की अगर अपन बात करें ना तो इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है हिमोलाइटिक, क्या है हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, यही अपन ने इसका पूरा नाम पढ़ा है। अब न्यूबॉर्न का मतलब तो आप सभी को पता है नवजात होता है। ठीक है, डिजीज का मतलब बीमारी होता है, और ये हिमो शब्द कहां से आया है तो आपको पता है कि आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला जो मुख्य पिगमेंट होता है उसका नाम क्या होता है हीमोग्लोबिन। और यहां पर मैं लाइटिक की बात करूं तो ये जो लाइटिक शब्द है ना, ये शब्द बना है लाइसिस से। बताओ किससे बना है, लाइसिस से। और लाइसिस का मतलब होता है नष्ट हो जाना, और जब हीमोग्लोबिन हिमोलाइटिक शब्द मतलब आरबीसी यहां पर क्या हो रही है, नष्ट हो रही है, और वो भी किसके अंदर, नवजात के अंदर। अब आप ध्यान से देखने की कोशिश करना, ये तो मैंने आपको समझाया है, ये आपको लिखना नहीं है, यहां तक अपन बात करते हैं। यह बीमारी नवजात की आरबीसी के नष्ट होने या खत्म होने की वजह से क्या होती है, उत्पन्न होती है, इसलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं, हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न या HDN अपन बोल देते हैं। एक अपन क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं जो कंपटीशन एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार आपकी एग्जाम वगैरह के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इधर देखना, ध्यान देने की कोशिश करना। क्वेश्चन सिंपल सा आता है कि निम्न में से कौन सा संकरण मान्य नहीं है। मान्य नहीं है, और फिर आप सभी समझदार हो कि इसके 4 ऑप्शन आते हैं आपके सामने। एक साइड में मैं यहां पर लिख देता हूं मेल, और आपको पता है मेल का साइन ये होता है सिंबल, और फीमेल का क्या होता है भाई, ये होता है। ठीक है, तो मैं आपके सामने 4 ऑप्शन रखता हूं, आप मेरे को आंसर बताना। इधर देखना, एक तो मैंने आपको बता दिया कि जब RH पॉजिटिव मेल का क्रॉस अपन किसके साथ में करवाया, RH पॉजिटिव फीमेल के साथ में। दूसरे ऑप्शन की अपन बात करते हैं, RH नेगेटिव जो फीमेल है इसका क्रॉस अपन किसके साथ करवा रहे हैं, RH नेगेटिव जो मेल है उसका क्रॉस अपन किसके साथ में करवा रहे हैं, RH नेगेटिव फीमेल के साथ में। अगली कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो अपन मेल को तो क्या ले लेते हैं भाई, RH नेगेटिव ले लेते हैं, और फीमेल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं बात कर लेता हूं किसकी, RH पॉजिटिव की। और इसी प्रकार से अपन बात कर लेते हैं किसकी, लास्ट ऑप्शन की। और इसके अंदर मैं मेल को तो ले लेता हूं RH पॉजिटिव, और फीमेल की अपन बात कर लेते हैं कि फीमेल क्या है, यहां पर RH नेगेटिव है। और आपको पता है यहां पर 4 ही ऑप्शन आपको मिलते हैं। एक 5वां ऑप्शन भी आता है, लेकिन वो तो सामान्यतः उन लोगों के लिए होता है जिनको कुछ आता नहीं है, मतलब जिनको क्वेश्चन को छोड़ के आना होता है उनके लिए होता है। तो अपन को तो आता है ना, तो अपने लिए कितने ऑप्शन है, यहां पर 4 ऑप्शन है। अब ध्यान देने की कोशिश करना, अगर मैं बात करूं तो यहां पर तो आप सभी को पता है इसका आंसर तो क्या होने वाला है, चौथा ही होने वाला है। यहां पर मेल तो क्या होगा, RH पॉजिटिव, और फीमेल क्या होगी, RH नेगेटिव। और जब इनकी संतान उत्पन्न होगी तो उनकी प्रथम संतान सामान्य होगी, लेकिन जो सेकंड संतान होगी या जो सेकंड बच्चा उत्पन्न होगा उसके अंदर सामान्यतः बीमारी देखने को मिलेगी, और उस बीमारी का नाम क्या होगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, जिसको अपन सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं कि यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, एरिथ्रो केस देखने को मिलेगा। कौन सा केस देखने को मिलेगा, एरिथ्रो केस। चलो ये तो अपन ने याद कर लिया, लेकिन ऐसा क्यों, उसका रीजन भी मैं आपको बताने वाला हूं। एक में आपको याद करने का, अगर किसी को याद नहीं है तो उसका भी मैं एक तरीका बता देता हूं। इधर देखना, आप ऐसे याद रखना कि एक मेल है और एक क्या है, फीमेल। दोनों की आपस में क्या हो चुकी है, शादी हो चुकी है। अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी क्या, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दोनों ही नेगेटिव है तो भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही क्या है, एक समान है। और अगर अपन बात करें कि मेल तो थोड़ा नेगेटिव है लेकिन फीमेल क्या है, पॉजिटिव, तो दिक्कत तो हो सकती है लेकिन चल सकता है, क्योंकि ये फीमेल जो है ये प्रजाति इसी प्रकार की है, थोड़ा वो चला लेती है। लेकिन याद रखना, अगर मेल पॉजिटिव है और उसके पीछे फीमेल अगर नेगेटिव आ गई तो ऐसी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जो डिजीज है वो तभी उत्पन्न होती है जब मेल तो क्या होता है, RH पॉजिटिव, और फीमेल क्या होती है, RH नेगेटिव। ये तो मैंने आपको लंबे समय तक
याद रखने का तरीका बताया है, बाकी वास्तविक रीजन क्या है वो भी अपन जानने की कोशिश करते हैं। इधर देखने की कोशिश करना, मैं आपको एक मैकेनिज्म की सहायता से समझाने की कोशिश करता हूं। इधर देखिएगा, अपने पास में एक तो सिंपल सा यहां पर क्या है भाई, नर है, ठीक है। एक अपने पास में क्या है, मादा है, ओके। अगर मैं नर की बात करूं तो इसका साइन आप सभी जानते हो ये होता है, और फीमेल का साइन आपके सामने ये है, ठीक है। यहां पर अपने मेल जो लिया है वो क्या है बताओ, RH पॉजिटिव है। क्या है भाई, RH पॉजिटिव। और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो ये क्या है, RH नेगेटिव, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस नर और मादा की अगर मैं बात करूं तो क्या मैं इनको जनक बोल सकता हूं क्या, बिल्कुल मैं इनको जनक बोल सकता हूं, क्योंकि इनसे अभी अपन संतान की क्या करेंगे, प्राप्ति करेंगे, ठीक है। या फिर इनको मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से मैं इनको बोल सकता हूं पेतरक। क्या बोल सकता हूं भाई, पेतरक बोल सकता हूं, ठीक है। अब इनके बीच में जब पॉजिटिव मेल और नेगेटिव RH की बात कर रहा हूं मैं, है ना, RH पॉजिटिव मेल और RH नेगेटिव फीमेल के बीच में जब अपन क्रॉस करवाते हैं तो मान लीजिएगा कि इनकी जो प्रथम पीढ़ी के अंदर जो यहां पर जो प्रथम बच्चा उत्पन्न होगा, कौन सा बच्चा उत्पन्न होगा, प्रथम बच्चा जो यहां पर उत्पन्न होगा वो मान लीजिए कौन सा उत्पन्न हो गया, RH पॉजिटिव वाला हो गया। और ज्यादा संभावना भी इसकी होगी, क्योंकि आपको पता है कि ये जो मेल वाला है, मेल के अंदर तो RH फैक्टर उपस्थित है, प्रेजेंट है, इसीलिए तो अपने इसको क्या बोला है, RH पॉजिटिव। और फीमेल के अंदर यहां पर किसी भी प्रकार का कोई RH फैक्टर नहीं है, इसलिए अपने इसको क्या बोल दिया है भाई, RH नेगेटिव बोल दिया है। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है कि अगर मानव या पशुओं की बात करें तो यहां पर जो मेनली जो गुणसूत्र होते हैं, और उन गुणसूत्रों के अंदर भी जो लिंग गुणसूत्र होते हैं जिनको अपन एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, वो क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। मतलब मानव या पशुओं की अगर प्रजाति की अगर अपन बात करें तो उत्पन्न होने वाली संतान मेल होगी या फीमेल होगी, ये डिसाइड कौन करता है, मेल डिसाइड करता है। क्योंकि फीमेल के पास में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो बिल्कुल समान होते हैं, अक्स अक्स होता है, जबकि मेल की अगर बात करें तो उसके अंदर अक्स भी होता है और वाई भी होता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि क्रॉस के समय या फर्टिलाइजेशन के समय जब ओवम और स्पर्म के बीच में वहां पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी तो अक्स वाला स्पर्म पहले पहुंचेगा या वाई वाला स्पर्म पहले पहुंचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मानव और पशुओं के अंदर उत्पन्न होने वाली जो संतति है वो मेल होगी या फीमेल होगी, ये डिसाइड कौन करता है, मेल करता है, ना कि फीमेल। जबकि पक्षियों में उल्टा होता है, पक्षियों में क्या होता है, उल्टा होता है। उसकी अपन बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये जो मेल है ये क्या है, डोमिनेंट, और फीमेल की बात करें तो ये क्या है, रिसेसिव। तो लगभग चांस यही होगा कि जो प्रथम बच्चा होगा वो अपन को क्या मिलेगा, RH पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है सर। यहां पर RH पॉजिटिव तो मिल गया, कोई बात नहीं है। और एक चीज और देखना, ये सामान्य होगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद में अपने मान लिया कि ये प्रथम बच्चा उत्पन्न होने के बाद में यहां पर बच्चा से अगर सेकंड पीढ़ी की अपन बात करें, यहां पर अपन जब क्रॉस करवाते हैं तो इसको F1PD बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, F2PD। वैसे F2PD बोलना गलत है, F2PD उसको बोलते हैं जिसके अंदर F1PD का भी एक मेंबर ले लेते हैं और दूसरा मेंबर भी किसका लेते हैं, F1PD का, और उनके बीच में अगर क्रॉस कराते हैं तो उसको अपन बोलते हैं द्वितीय पीढ़ी। पीढ़ी चेंज तो सभी होगी ना, तो अपन इसको पीढ़ी चेंज तो नहीं बोल सकते। अगर इसको F1PD बोला है तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, F1PD बोलेंगे, क्योंकि अपने पास में जनक या पेतरक तो अभी भी कौन है, वही है, ठीक है। अब यहां पर इनके जो बात करें इस RH पॉजिटिव वाले मेल की और अपन बात करें किसकी, RH नेगेटिव वाली फीमेल की, तो यहां पर इनके कौन सा बच्चा उत्पन्न हो जाता है भाई, द्वितीय बच्चा उत्पन्न हो जाता है। और अपन ने मान लिया कि लगभग चांस तो यही होगा कि ये भी क्या होगा, RH पॉजिटिव। और जब ये RH पॉजिटिव हो गया तो ऐसी कंडीशन में यहां पर स्थितियां सामान्य नहीं होगी, कैसी हो जाएगी प्यारे दोस्तों, असामान्य हो जाएगी। मतलब यहां पर वो जो बीमारी है ना, जिस बीमारी का मैंने आपको नाम बताया था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, वो बीमारी यहां पर उत्पन्न होगी। और जब वो बीमारी होगी तो यहां पर जो एम्ब्रियो या जो फीटस है उसकी यहां पर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब आपके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन वापस आ गया कि सर चलो ये तो अपने मान लिया कि मेल RH पॉजिटिव था, फीमेल RH नेगेटिव थी, लेकिन ऐसा क्यों कि प्रथम बच्चा तो सामान्य है लेकिन द्वितीय बच्चे की क्या हो गई है यहां पर मृत्यु, द्वितीय की क्यों हुई। अगर ये बीमारी होती है तो ये प्रथम बच्चे में क्यों नहीं हुई, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ध्यान से इधर देखने की कोशिश करना, आप सभी को पता है, इधर देखिएगा। अगर मैं बात करूं किसकी, एक साइड में तो मैं बात करता हूं किसकी भाई, मां की बात करता हूं, ओके। और एक साइड में मैं बात कर रहा हूं किसकी, बच्चे की बात कर रहा हूं।
और आप सभी को पता है कि जब ये बच्चा माँ के बच्चेदानी के अंदर या गर्भाशय के अंदर या यूट्रस के अंदर जब तक रहता है तो बीच में एक ये जो संरचना है, इस संरचना की सहायता से जुड़ा होता है और इस झिल्ली या संरचना को अपन बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं भाई? प्लेसेंटा बोलते हैं। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, ओके। इस प्लेसेंटा की अगर मैं बात करूं, इधर देखिएगा, अगर मैं बात करूं इस प्लेसेंटा की, तो ये प्लेसेंटा करती क्या है? मां से तो बच्चे की तरफ किसको भेजती है? एक तो O2 को भेजती है और साथ में जो भी पोषक तत्व होते हैं, कौन से तत्व होते हैं? पोषक तत्व, इनको मां 9 महीने तक जब बच्चा उसकी बच्चेदानी में या यूट्रस में या गर्भाशय में रहता है तब तक ये भेजने का क्या करती है? काम करती है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। आगे देखने की कोशिश करना। फिर बच्चा क्या करता है बदले के अंदर? ध्यान देने की कोशिश करना। ये बच्चा इसके शरीर में जो भी CO2 है और साथ में जो भी उत्सर्जी पदार्थ है, कौन से पदार्थ है भाई? उत्सर्जी पदार्थ है। इन उत्सर्जी पदार्थ को वापिस किसकी तरफ भेज देता है? मां की तरफ। मतलब 9 महीने तक यहां पर पोषक तत्व, उत्सर्जी पदार्थ और O2 और CO2 का आदान प्रदान करने वाली यहां पर एक मेम्ब्रेन या यहां पर जो झिल्ली पाई जाती है ना, उसी झिल्ली का नाम क्या होता है? तो ध्यान रखना, इसी का नाम होता है प्लेसेंटा। क्या नाम होता है? प्लेसेंटा। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? इसको मैंने नाम लिख दिया यहां पर, ठीक है। इसका नाम क्या है? प्लेसेंटा है, ओके। अब आपने कभी सुना होगा कि अपनी मां के साथ में ब्लड का या खून का रिश्ता होता है, वो बिल्कुल सही है। ध्यान देने की कोशिश करना। मतलब आप अपने माँ बाप का जो कर्ज है ना, आप कुछ भी करके नहीं चुका सकते। कैसे? इधर देखना। अगर मैं बात करूं यहां पर साइंस के अकॉर्डिंग, तो इधर देखिएगा, जब आपकी माँ, जब आप उनके कहां पर थे? बच्चेदानी के अंदर या गर्भाशय के अंदर या यूट्रस के अंदर थे। कुछ लोग ये बोलते हैं कि आप पेट के अंदर थे। बिल्कुल आप पेट के अंदर नहीं थे। पेट को तो अपन स्टोमक बोलते हैं। पेट का काम क्या होता है? भोजन को पचाना। क्या काम होता है भाई? भोजन को पचाना। जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं उनको पचाने का काम तो किसका होता है? पेट का होता है। बच्चा कहां पर होता है? पेट में नहीं होता, बच्चा होता है बच्चेदानी में, जिसको अपन बोलते हैं गर्भाशय। इंग्लिश में जिसको अपन क्या बोलते हैं? यूट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूट्रस। ठीक है, अब इधर देखना। जब तक ये जो बच्चा है, ये बच्चा या फिर आप मान लो जब आप या हम सब जब बच्चेदानी के अंदर थे, गर्भाशय के अंदर थे, जब यूट्रस में थे, तो अपनी जो माँ है ना, माँ ने क्या किया? प्लेसेंटा की सहायता से अपन को जो भी पोषक तत्व थे और O2 थी उसकी क्या की थी? सप्लाई की थी। क्या की थी? सप्लाई। फिर अपने माँ को बदले में क्या दिया? ध्यान देने की कोशिश करना। 9 महीने तक अपने शरीर में जो भी CO2 बनी है और जो भी उत्सर्जी पदार्थ बने हैं वो किसके अंदर दे दिए? अपने ब्लड के अंदर, मतलब इसकी सहायता से। और यहां पर ब्लड के द्वारा यहां पर ये पोषक तत्व इधर से इधर आते हैं और उत्सर्जी पदार्थ इधर से इधर जाते हैं। मतलब आपकी मां ने आपकी जो गंदगी है उस गंदगी को 9 महीने तक अपने ब्लड में लिया है। किस में लिया है? अपने ब्लड में। और फिर जो मां के शरीर के जो भी तंत्र है, जो भी उत्सर्जन वाले तंत्र है, उन तंत्रों की सहायता से उसको फिल्टर करके और अपनी बॉडी से क्या किया है? बाहर किया है। मतलब आप मां की वैल्यू नहीं समझ सकते। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उसने 9 महीने तक अपने खुद के ब्लड के अंदर आपकी जो गंदगी है ना उसको सींचा है, ठीक है। और फिर भी जन्म लेने के बाद में भी आपको पता है 2-2.5 साल तक जो भी आपकी गंदगी थी उसके साथ में सोने वाली भी कौन थी? आपकी माई थी। मतलब आप मां का कर्ज तो कभी नहीं चुका सकते। लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहां पर इस बीमारी की, ठीक है। मैं यहां पर बता रहा हूं कि एक RH पॉजिटिव है और एक यहां पर क्या है? RH नेगेटिव। और अगर RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव मेल और फीमेल के बीच में जब क्रॉस होता है और उनकी जो प्रथम संतान यहां पर अगर RH पॉजिटिव वाली होती है तो ये सामान्यतः क्या होती है? सामान्य होती है। जबकि द्वितीय बच्चा की क्या हो जाती है? मृत्यु। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ध्यान देने की कोशिश करना, ठीक है। यहां पर इस प्लेसेंटा की सहायता से O2 पोषक तत्व है, CO2 और उत्सर्जी पदार्थों का तो आदान प्रदान होता है। लेकिन जो वास्तविक जो ब्लड है ना, बच्चे का ब्लड, किसका ब्लड है? बच्चे का ब्लड और मां का ब्लड हूबहू आपस में नहीं मिलते। मतलब रक्त आपस में नहीं मिलता। लेकिन वहां पर उस प्लेसेंटा की सहायता से O2 CO2 पोषक तत्व है और उत्सर्जी पदार्थों का क्या होता है भाई? आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आदान प्रदान। ध्यान से समझने की कोशिश करना, बात बहुत गहरी है। इधर देखिएगा, यहां पर मां और बच्चे का जो ब्लड है वो कभी भी मिक्स नहीं होता 9 महीने तक, बिल्कुल मिक्स नहीं होता, ठीक है। मतलब बच्चे का जो शरीर के अंदर जो वास्तविक जो ब्लड बन रहा है और मां का जो वास्तविक ब्लड है वो मिक्स नहीं होता। कोई बात नहीं। जब इस बच्चे का जन्म होता है, इस प्रथम बच्चे का क्या होता है? जन्म होता है। मतलब जब पार्चुरेशन या प्रसव की क्रिया होती है, ह्यूमन के अकॉर्डिंग अपन बोले तो जब डिलीवरी होती है उस समय क्या होता है? आपको पता है कि इस माँ और बच्चे के बीच में पाई जाने वाली ये प्लेसेंटा है,
बताओ ये टूटेगी या नहीं टूटेगी? बिल्कुल टूटेगी। और जब ये टूटेगी तो यहां पर ब्लीडिंग होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और जब यहां पर ब्लीडिंग होगी तो मेरे को ये बताओ, बच्चे का और मां का यहां पर ब्लड कुछ समय के लिए थोड़ी मात्रा में यहां पर मिक्स होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और जब यहां पर ब्लड मिक्स होगा तो मेरे को ये बताओ कि इस बच्चे की आरबीसी इस मां वाले ब्लड में मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। और अगर इस बच्चे की आरबीसी की सरफेस पर अगर आरएच फैक्टर या एंटीजन पाया जाता है तो ऐसी कंडीशन में ये मां वाले ब्लड में जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अब ध्यान से देखने की कोशिश करना, यहां पर देखो जो मां है वो मां तो क्या है? आरएच नेगेटिव, मतलब इसकी आरबीसी की सरफेस पर तो किसी प्रकार का कोई एंटीजन है ही नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चे की, तो बच्चे की आरबीसी के ऊपर बताओ यहां पर आरएच फैक्टर का एंटीजन है या नहीं है, या आरएच फैक्टर है या नहीं है? बिल्कुल है। और जब डिलीवरी के समय, प्रसव के समय, बच्चे के जन्म के समय जब यहां पर ब्लड मिक्स होगा तो यहां पर ये आरएच फैक्टर किसके अंदर चला जाएगा? मां वाले ब्लड में चला जाएगा। लेकिन ये मां वाले ब्लड के अंदर गया, ठीक है, और ये एक प्रकार का एंटीजन है, तो इस जो मां है, इस मां के अंदर पाया जाने वाला एक तंत्र जिसका नाम होता है प्रतिरक्षा तंत्र, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी सिस्टम। बताओ ये इम्यूनिटी सिस्टम जब बाहर से कोई एंटीजन प्रवेश करेगा तो ये एक्टिव होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और ये एक्टिव होकर इस एंटीजन के विपरीत यहां पर एंटीबॉडी का निर्माण कर देता है। मतलब इसके अंदर आरएच एंटीजन गया, इसका मतलब इसने यहां पर क्या बना दिया है? एंटी आरएच एंटीबॉडी बना दी है। या फिर मैं यहां पर बता रहा हूं कि जो 6 प्रकार के एंटीजन होते हैं उनमें से मुख्य रूप से जो एंटीजन पाया जाता है ना, उस एंटीजन का नाम होता है एंटीजन डी। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि इस मां ने यहां पर एंटी डी एंटीबॉडी का क्या कर दिया है? निर्माण कर दिया। कौन सी एंटीबॉडी का? एंटी डी एंटीबॉडी का, ठीक है। अब जब तक ये जो मां है, इस मां का जो प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनिटी सिस्टम है, इस इम्यूनिटी सिस्टम ने इस एंटीजन की क्या की? पहचान की। पहचान करने के बाद में जब ये एक्टिव होकर जब यहां पर एंटीबॉडी का निर्माण किया, उतने में यहां पर प्रसव या पार्चुरेशन की क्रिया है, डिलीवरी की क्रिया है, बच्चे के जन्म की जो प्रक्रिया है, ये तो क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। क्या हो चुकी है? कंप्लीट। मतलब बच्चे का जन्म हो चुका है। तो बताओ इस बच्चे के कोई दिक्कत होगी क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस फीमेल की बॉडी के अंदर यहां पर एंटीबॉडी बन चुकी है। किसके विपरीत? आरएच फैक्टर के विपरीत यहां पर बनी हुई है। सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे कोरोना बीमारी की अगर बात करें तो कोरोना बीमारी की आपने वैक्सीन लगवाई थी, ठीक है, और उस वैक्सीन के अंदर जो कोरोना बीमारी का जो वायरस था निर्जीव अवस्था में, मतलब वो एक एंटीजन की तरह काम किया था और वो आपकी बॉडी में चला गया था, वो निर्जीव अवस्था में था, इसलिए आपके कोरोना बीमारी तो नहीं हुई, लेकिन कोरोना बीमारी के कुछ सिम्टम आपकी बॉडी में दिखाई दिए थे, ठीक है। वो दिखाई क्यों दिए थे? जब आपके शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनिटी सिस्टम उस एंटीजन की क्या की थी? पहचान की थी। पहचान करने के बाद में उस एंटीजन के विपरीत उसने एंटीबॉडी बनाई थी। क्या बनाई थी? एंटीबॉडी। और फिर एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में यहां पर रिएक्शन हुई थी, और जो भी एंटीजन बाहर से वैक्सीन की सहायता से आपकी बॉडी में गया था, उसको आपके शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसकी एंटीबॉडी ने उसे क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। क्या कर दिया था? नष्ट। लेकिन अपने शरीर में अब उस कोरोना बीमारी से संबंधित जो एंटीबॉडी है वो बन चुकी है। अब भविष्य के अंदर अगर वास्तविक रूप से भी कोरोना बीमारी का वायरस अपनी बॉडी में चला जाता है तो ऐसी कंडीशन में अपने शरीर के अंदर पहले से क्या बनी हुई है? एंटीबॉडी बनी हुई है, और वो एंटीबॉडी उस एंटीजन के साथ में रिएक्शन करके और उसको क्या कर देगी? नष्ट कर देगी या खत्म कर देगी। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि जितनी भी जो वायरल डिजीज होती है इनका ऑथेंटिक कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ठीक है, इनका सिम्टम्स के आधार पर अपन ट्रीटमेंट करते हैं, ऑथेंटिक कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। इनका सामान्यतः वैक्सीनेशन होता है जिसको अपन बोलते हैं टीकाकरण। क्या बोलते हैं भाई? टीकाकरण बोलते हैं, ठीक है। बात करते हैं अपन अपने टॉपिक की, ठीक है। अगर फीमेल की बात करें तो यहां पर RH नेगेटिव है, मेल की बात करें तो यहां पर क्या है? RH पॉजिटिव। मैंने आपको इतना बता दिया है कि जब प्रथम बच्चे के जन्म के समय यहां पर जब ब्लड मिक्स हुआ, ये एंटीजन इसकी बॉडी में गया, तो इसकी बॉडी ने, मां की बॉडी ने यहां पर इसके विपरीत क्या बना दिया है? एंटीबॉडी बना दिया। अब जब द्वितीय बच्चा होगा, और द्वितीय बच्चा भी माना कि वो कैसा है? RH पॉजिटिव है। कैसा है? RH पॉजिटिव। और RH पॉजिटिव है, इसका मतलब इस बच्चे की आरबीसी की सरफेस के ऊपर क्या है? आरएच फैक्टर है। और आरएच फैक्टर के विपरीत पहले से इस फीमेल के अंदर क्या बनी हुई है? एंटीबॉडी बनी हुई है। तो बताओ एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में यहां पर रिएक्शन होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और जब एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जब यहां पर रिएक्शन होगी तो ऐसी कंडीशन में एंटीबॉडी एंटीजन को नष्ट कर देगी,
मतलब बच्चे की जो आरबीसी है उस आरबीसी की सरफेस पर पाए जाने वाले आरएच फैक्टर को जब एंटीबॉडी नष्ट करेगी, इसका मतलब है कि आरबीसी की सरफेस क्या होने लग जाएगी, नष्ट होने लग जाएगी। और अगर आरबीसी की सरफेस अगर नष्ट होने लग जाएगी तो इसका सीधा सा मतलब है कि आरबीसी यहां पर क्या होने लग जाएगी, खत्म होने लग जाएगी। और जब शरीर के अंदर आरबीसी खत्म होने लग जाएगी, इसका मतलब है कि रक्त की कमी होगी तो एनीमिया होगा। एनीमिया होने के बाद में धीरे धीरे पीलिया होगा, और पीलिया होने के बाद में यहां पर इस बच्चे की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो आपको यहां से बेसिक कॉन्सेप्ट पता लगा होगा कि क्यों मेल आरएच पॉजिटिव होता है और फीमेल आरएच नेगेटिव होती है। साथ ही साथ आपको यह भी पता लगा होगा कि प्रथम बच्चा तो सामान्य होता है लेकिन द्वितीय बच्चे की मृत्यु हो जाती है, ऐसा भी क्यों, यह भी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज, इसका इलाज है या नहीं है। बिल्कुल, इसका रोकथाम या बचाव है। बचाव क्या है? बचाव सिंपल सा यह है कि जब ये प्रथम बच्चे का जब जन्म हुआ था और इन चीजों का जब पहले से जांच हो चुकी है कि मेल आरएच पॉजिटिव और फीमेल क्या है, आरएच नेगेटिव, तो उसके तुरंत बाद में एक वैक्सीन लगती है जिसका नाम होता है रोगम वैक्सीन। क्या होता है? रोगम वैक्सीन। और सबसे मजे की बात मैं आपको बताऊं, उस रोगम वैक्सीन के अंदर भी वही चीज होती है जो मां ने बनाई थी, एंटी आरएच एंटीबॉडी या एंटी डी एंटीबॉडी, वही किस में पाई जाती है? रोगम वैक्सीन में पाई जाती है। ऐसा क्यों? जब बच्चा जो माँ है वो अपने शरीर में ऐसी चीज बना रही है तो बाहर से देने की आवश्यकता क्यों है? एक चीज ध्यान देने की कोशिश करना, जब प्रथम बच्चे का जन्म होगा और जब एंटीजन मां के शरीर में जाएगा और उसके विपरीत उसका प्रतिरक्षा तंत्र एक्टिव होकर जब एंटीबॉडी बनाएगा तो वो यहां पर परमानेंट एंटीबॉडी बन चुकी है। वो उस प्रतिरक्षा तंत्र की यादाश्त बन चुकी है। अगर उससे संबंधित दोबारा शरीर के अंदर अगर एंटीजन आ गया तो उस एंटीजन को क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अपन अगर बाहर से जन्म के तुरंत बाद ही उस एंटीजन को मारने के लिए अपन एंटी डी एंटीबॉडी या एंटी आरएच एंटीबॉडी अगर बाहर से रोगम वैक्सीन की सहायता से अगर दे दे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ध्यान देने की कोशिश करना, जो एंटीजन था उस एंटीजन को तुरंत मार दिया जाएगा। मतलब प्रतिरक्षा मां के प्रतिरक्षा तंत्र तक वो बात पहुंचेगी नहीं, है ना। और जब मां के प्रतिरक्षा तंत्र को पता ही नहीं लगेगा कि बाहर से कोई एंटीजन आया है या नहीं, तो उसके शरीर में कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। लेकिन आपने जो बाहर से वैक्सीन लगाई है उसका तो लिमिट होती है, उसका तो कुछ समय होता है, उस समय प्रेजेंट के अंदर कोई एंटीजन है तो उसको तो वो मार देगी, बाद में उसकी स्टोरी क्या है? खत्म है, ठीक है। इसलिए उस रोगम वैक्सीन के अंदर भी जो उस एंटीजन के विरुद्ध जो एंटीबॉडी होती है वो सेम वही होती है जो मां का प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है। लेकिन मां का प्रतिरक्षा तंत्र बना दिया इसका मतलब वो चीज परमानेंट हो गई, और दूसरा जब बच्चा आएगा तो उसको क्या कर देगी? खत्म। और बाहर से अपने दी है तो उस समय प्रेजेंट में जो एंटीजन थे उनको तो खत्म कर दिया, मां ने कोई एंटीबॉडी बनाई नहीं। इसका मतलब सेकंड बच्चा भी इस पहले बच्चे की तरह सामान्य रूप से उसका क्या हो जाएगा? यहां पर डिलीवरी हो जाएगी या उस बच्चे का क्या हो जाएगा? जन्म हो जाएगा। जो मैंने बातें आपको बताई है उनको एक बार अपन नोट कर लेते हैं, फिर अपन वापिस मैं आपको एक बार समझाता हूं। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं ना, आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी यहां पर क्लियर होने वाला है, और साथ ही साथ आपको जो भी मैं चीज पढ़ा रहा हूं वो आपको क्लास की क्लास में याद हो जाएगी। इधर देखने की कोशिश करना, यहां पर अपन बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की, और इसके बारे में अपन नोट करते हैं। और सबसे पहला अगर पॉइंट या फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको क्या बताया है, इधर देखना। आपको यहां पर लिखना है कि जब नर आरएच पॉजिटिव हो तथा मादा आरएच नेगेटिव हो और इनकी प्रथम संतान माना कि आरएच पॉजिटिव है, आरएच पॉजिटिव है, तो ऐसी स्थिति में प्रथम बच्चे का जन्म तो सामान्य होगा,
सामान्य होगा। लेकिन जब प्रथम बच्चे का जन्म होगा, उस समय बच्चे एवं मां का रक्त आपस में मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में बच्चे से RH फैक्टर या फिर एंटीजन, RH फैक्टर या एंटीजन मां के रक्त में चला जाएगा। ठीक है। इसके बाद RH एंटीजन, या अपन बोल सकते हैं इसको डी एंटीजन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है, RH एंटीजन, या इसका मुख्य एंटीजन कौन सा होता है, डी होता है ना, तो अपन बोल सकते हैं एंटीजन डी के विपरीत मां का प्रतिरक्षा तंत्र, सक्रिय होकर एंटी RH एंटीबॉडी या फिर अपन बोल सकते हैं एंटी डी एंटीबॉडी का निर्माण करके तैयार कर लेता है। ठीक है। अगला फैक्ट आपको क्या ध्यान रखना है, ऐसी स्थिति में माना जब द्वितीय बच्चा भी RH पॉजिटिव पाया गया तो मां के शरीर में इस RH फैक्टर के विपरीत पहले से बनी हुई एंटीबॉडी सक्रिय होगी और एंटीजन एंटीबॉडी
रिएक्शन होने से भ्रूण की आरबीसी पर पाया जाने वाला आरएच फैक्टर नष्ट होगा, अर्थात आरबीसी नष्ट होगी, जिससे एम्ब्रियो या भ्रूण की अगर अपन बात करें तो भ्रूण में पहले एनीमिया व पीलिया देखने को मिलेगा तथा अंत में भ्रूण की क्या हो जाएगी भाई, भ्रूण की मृत्यु हो जाएगी। इसे ही एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस बीमारी कहते हैं। ठीक है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहां से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अपन इसके बचाव या रोकथाम की। तो आपसे यहां से पूछ लिया जाए कि इसका बचाव या रोकथाम क्या करें, तो आपको एक वैक्सीन का नाम ध्यान रखना है, सिंपल सा, जिसको अपन एंटी डी वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो एंटीबॉडी होती है वो एंटी डी एंटीबॉडी होती है। ठीक है, या फिर उसका नाम होता है, ध्यान देने की कोशिश करना, उसका नाम होता है रोगम वैक्सीन। ये इसका क्या है भाई, ट्रीटमेंट है। अब बात करते हैं इस रोगम वैक्सीन की, तो इसके बारे में आपको क्या बातें ध्यान रखनी है। पहली चीज तो ये लगानी किसको है, तो मतलब फीमेल को लगानी है, मादा को लगानी है। जो यहां पर सिंपल सी बात करें तो बच्चे की मां की बात कर लेते हैं अपन, है ना। तो लगानी किसको है, ये मां को लगानी है। ये बातें मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता रहे, ऐसा नहीं कि आप बच्चे के लगा दो रोगम वैक्सीन, है ना। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो आपको क्या ध्यान रखना है इस रोगम वैक्सीन के बारे में, आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि लगानी कब है। तो आपको सिंपल सा ध्यान क्या रखना है कि प्रथम बच्चे के जन्म के तुरंत बाद लगानी है आपको। इसमें होता क्या है तो भी आपको ध्यान रखना है सिंपल सा, कि इसके अंदर होता है एंटी आरएच एंटीबॉडी या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, एंटी डी एंटीबॉडी। एंटी डी एंटीबॉडी होती है इसमें। ठीक है,
और यही चीज देखो जो अपन ने रोगम वैक्सीन की सहायता से अपन को इसको दी है ना, वही चीज किसने बनाई थी, जो माँ थी, उस माँ का अगर बात करें उसके इम्यूनिटी सिस्टम की, तो उसने भी यही चीज बनाई थी। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो बच्चे को मारने का काम करती है ना। भाई माँ ने ये जब बनाया तभी तो द्वितीय बच्चा था उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु। और अपन यहाँ से जो वैक्सीन उपाय या इसका जो बचाव कर रहे हैं उसके अंदर ही ये चीज दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों। तो ये मैं आपको क्लियर कर दिया है कि अगर अपन ये नहीं लगाएंगे, जब प्रथम डिलीवरी होगी या जब प्रसव की प्रक्रिया होगी, प्रथम बच्चे का जन्म होगा, उसके तुरंत बाद अगर ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे तब क्या करेगी माँ, ये चीज बनाएगी। ठीक है, माँ के शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र ये चीज बनाएगा और ये एंटीबॉडी यहां पर परमानेंट हो गई। एक बार जो बन गई शरीर में वो उसकी यादाश्त बन गई और वहां पर पहले से बनी हुई है। और जैसे ही तुरंत द्वितीय बच्चा या सेकंड बच्चे या एम्ब्रियो की अगर बात करें, RH फैक्टर RH पॉजिटिव वाला आया तो उसको ये क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। ठीक है, लेकिन एक चीज समझना, जब अपन ने प्रसव के तुरंत बाद अगर रोगम वैक्सीन लगा दी तो इसके अंदर क्या है, anti-RH एंटीबॉडी है। और जो एंटीजन यहां पर ब्लड मिक्स हुआ था और उस ब्लड की सहायता से मां के शरीर में जो पहुंचा एंटीजन, जो अभी प्रतिरक्षा तंत्र तक नहीं पहुंचा, जिसकी अभी तक प्रतिरक्षा तंत्र ने किसी भी प्रकार की कोई पहचान नहीं की है, उसको प्रेजेंट टाइम में उसी टाइम के अंदर ये जो एंटीबॉडी है ना, रोगम वैक्सीन की सहायता से अपन देंगे, ये उसको क्या कर देगी भाई, एंटीजन को नष्ट कर देगी। जब वो एंटीजन उसी टाइम नष्ट हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में वो मां के प्रतिरक्षा तंत्र तक नहीं पहुंच पाएगा। मतलब प्रतिरक्षा तंत्र ने किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं बनाई और अपन ने जो बाहर से दी वो तो उसी समय क्या हो गई, खत्म। जो उसको प्रेजेंट टाइम में जो एंटीजन मिला उसको तो खत्म कर दिया, बाकी उसकी खुद की भी वैक्सीन की क्या होती है, लिमिट होती है, तो वो क्या हो गई, खत्म हो गई। मतलब अब मां के शरीर में इस RH फैक्टर के विपरीत किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन कोई एंटीबॉडी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में द्वितीय बच्चा अगर RH पॉजिटिव वाला भी आया ना तो उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देने की कोशिश करोगे तो इस RH फैक्टर के बारे में अपन कंप्लीट डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं। इधर देखने की कोशिश करना। सबसे पहले मैंने बात की कि RH फैक्टर RBC की सतह पर पाया जाने वाला एक एंटीजन होता है और जिसका सर्वप्रथम अगर बात करें तो रिसस जो मंकी है इसकी RBC पर ये देखा गया, इसलिए इसको अपन RH फैक्टर बोलते हैं। रिसस की बात करें तो बंदर की एक प्रजाति है जिसका वैज्ञानिक नाम होता है मकाका मुलाटा। ठीक है, फिर अपन ने बात की कि जिस व्यक्ति की RBC की सतह पर RH फैक्टर पाया जाता है उसे RH पॉजिटिव, व जिसकी RBC की सतह पर RH फैक्टर अनुपस्थित होता है उसको अपन सामान्यतः क्या बोलते हैं, उसे अपन RH नेगेटिव कहते हैं। इसके बाद में अपन ने बात की कि RH पॉजिटिव का मतलब यहां पर क्या है, RH पॉजिटिव का यहां पर सिंबल सा मतलब यही है कि RBC की सतह पर RH एंटीजन उपस्थित होता है। RH नेगेटिव की बात करें तो RBC की सतह पर RH एंटीजन क्या होता है, अनुपस्थित है। विश्व की जनसंख्या की अगर अपन बात करें तो 85% जो लोग हैं वो RH पॉजिटिव वाले होते हैं और 15% जो लोग हैं वो RH नेगेटिव वाले होते हैं। भारतीय जनसंख्या की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर 94 से 95% जो लोग हैं वो तो RH पॉजिटिव वाले, और 5 से 6% लोगों की अगर अपन बात करें तो वो क्या होते हैं, RH नेगेटिव वाले होते हैं। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि यहां पर RH फैक्टर के अंदर एंटीजन की टोटल संख्या 6 होती है, CDE, फिर स्मॉल में लिख दो आप CDE। इनमें मुख्य जो पाया जाता है उसका नाम क्या है, D है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि RBC की सरफेस पर एंटीजन D पाया जाता है, इसका मतलब RH पॉजिटिव, और नहीं पाया जाता इसका मतलब क्या होता है, RH नेगेटिव होता है। इसके बाद में अपने बात की कि इससे संबंधित एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटिलिस। ठीक है, ये बीमारी RH फैक्टर से संबंधित है, इसलिए इसी बीमारी का अन्य नाम क्या होता है, RH डिजीज। और अगर मैं बात करूं तो मेरे को ये बताओ, ये बात अब आपको समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल आ गई। माता और भ्रूण में RH फैक्टर की असंगति थी या नहीं थी? एम्ब्रियो का तो क्या था, RH पॉजिटिव, और माता का क्या था, RH नेगेटिव। तो असंगति के लिए यहां पर एक टर्म यूज की गई है, इसको अपन क्या बोलते हैं, RH इनकम्पेबिलिटी। ठीक है, फिर अगर बात करें तो ये नवजात के अंदर RBC के नष्ट होने की वजह से ये बीमारी उत्पन्न होती है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, इसके बाद में अपने एक यहां पर न्यूमेरिकल को भी सोल्व करने की अपने यहां पर सिंपल सी क्या की है भाई, कोशिश की है। क्या की है, कोशिश। ठीक है,
और मैंने आपको सिंपल सा बता दिया है कि इसका आपको आंसर क्या ध्यान रखना है। और इसके बाद में आगे अगर मैं बात करूं तो इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है बहुत शानदार तरीके से। फिर अपने इसकी जो क्रिया विधि है उसको अपने स्टेप बाय स्टेप लिखने की यहाँ पर क्या की है, कोशिश की है। और लास्ट में मैंने इसका ट्रीटमेंट अगर बात करें तो यहाँ पर बचाव या रोकथाम ही हो सकता है, तो उसकी भी अपने क्या की है, बात की है। इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक RH फैक्टर वाला ये क्या होता है, कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।